जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन यूपीपी कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी को लेकर आपके सामने के आधार पर आपके जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने डेली आते हैं। और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्या कह रहा है? भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ने दिया आपका 4, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी क्या दिया है 3। इसके बाद बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो है जैसे आपके हो गया इस साइड से पश्चिम बंगाल, कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। एक है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, फिर हो गया आपका असम, फिर आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर ये पूछ ले किसके साथ? नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? किसके साथ? नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? देखा आपका उत्तराखंड, ठीक, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है? फिर है आपका बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कौन से? सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये भी नेपाल के साथ भी भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, यहीं पर अगर बात कर लें भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ तो कौन कौन से हैं? एक है अपना सिक्किम, कौन सा? सिक्किम है, फिर है आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपके असम और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य आपके किसके साथ? भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य और भूटान के साथ 4 राज्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया बिहार और ऑप्शन डी क्या दिया? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी दिया पश्चिम बंगाल। किसकी बात कर रहा है? जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? ये आपके बिहार का लोक नृत्य है। किसका? बिहार का। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें, तो यहाँ पर दिखता रहता है चोलम। जैसे हो गया आपका ढोला चोलम पूछे कहाँ का है तो ये आपके मणिपुर का है। देखिए आपका करताल चोलम, कौन सा? करताल चोलम। एक आपका पुंग चोलम। ये सब कहाँ के? सब के मणिपुर के लोक नृत्य हैं। ठीक, अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में आपका डंडा नाच, एक है आपका बंदी नाच, फिर एक है आपका चंगू नृत्य। ये सब कहाँ के? सबके उड़ीसा के हैं। ठीक, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ का लोक नृत्य है आपका बाउल, एक है आपका गंभीरा, एक है आपका गजान। ये सब कहाँ के हैं? सब आपके पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी दिया आपका हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी दिया चंबल घाटी परियोजना और ऑप्शन डी दिया भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी है, मतलब किस राज्य का है? दूसरे नंबर पे कौन राज्य है जनसंख्या घनत्व में? ऑप्शन ए दिया आपका बिहार, ऑप्शन बी दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी क्या दिया है? पंजाब। ऑप्शन डी क्या दिया है? पंजाब, ठीक। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर से पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो है आपका बिहार। कौन सा है? बिहार, ठीक। ये है आपका पहला। और दूसरा पूछे दूसरा कौन है? आपका पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, ठीक। अगर बिहार की कितना है तो यह है आपके 1106 और वेस्ट बंगाल के 1028, मतलब इतने व्यक्ति एक प्रति वर्ग किलोमीटर इतने व्यक्ति हैं, ठीक। तो पूछा निम्नलिखित में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग है, मतलब किस दूसरे स्थान में कौन सा है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व का विशालतम न्याय प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्याय प्राधिकरण है। ऑप्शन ए दिया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, ऑप्शन बी दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दिया है भारत का सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? भारत का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। अगर पूछे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका 1866 में। कब? 1866 में। और इसका अगर पूछे इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? इसका खंडपीठ आपके कहाँ पर है? इसका खंडपीठ है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर? लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, ठीक। इसके नीचे दिया आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक। ये स्वतंत्रता के बाद की है, ठीक। अगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछे स्वतंत्रता पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई थी? हुई थी आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसके पहले मतलब न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पे एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? एक थे आपके चैम्बर्स, एक थे आपके लिमेस्टर और हाइड। ये आपके अन्य 3 न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये अन्य 3 न्यायाधीश थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन दिया आपका बुल्गारिया, ऑप्शन बी दिया आपका सूडान, ऑप्शन सी दिया है बेनिन और ऑप्शन डी दिया है घाना। इसका यूरोपीय देश कौन सा है? तो यूरोपीय देश है आपका बुल्गारिया, यानी ऑप्शन ही हमारा
सही आंसर होता है। ठीक, और ये तीनों की बात करें तो तीनों कहाँ के थे? अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ठीक, अगर इनकी राजधानी की बात करें, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। और अगर सूडान की राजधानी की बात करें, सूडान की राजधानी है आपकी खार्तूम। खार्तूम, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और बेनिन की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर है आपका पोर्टो। बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो किसकी राजधानी है? आपके बेनिन की। और घाना की राजधानी की पूछे थे, घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए दिया आपका आंवला, अरे ऑप्शन ए दिया आपका आलू, ऑप्शन बी दिया आंवला, ऑप्शन सी दिया है संतरा, और ऑप्शन डी क्या दिया है? दूध। ऑप्शन डी दिया है दूध। ठीक, किसकी बात कर रहा है? फास्फोरस का कौन सा स्रोत है? ठीक, तो अगर हम आलू की बात करें तो आलू से हमें क्या मिलता है? आलू से क्या मिलता है? स्टार्च। आलू से स्टार्च मिलता है। ठीक, और आलू की छिलके में अगर बात करें, आलू के छिलके में कौन से मतलब क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है आपके पोटेशियम। इसमें आलू के छिलके में, आलू के छिलके में क्या पाया जाता है? तो इसमें पोटेशियम मिलता है। क्या? पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अगर हम आंवला की बात करें तो इसे आंवला को किसके लिए जाना जाता है? विटामिन सी के लिए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। ठीक, अगर पूछे अम्ल के बारे में तो कौन सा अम्ल है? स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल। ठीक, इसके बाद आपका ऑप्शन सी क्या दिया है? संतरा। संतरा में क्या है? तो इसमें भी क्या मिलता है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी, संतरा में विटामिन सी। और अम्ल की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। ठीक, और ऑप्शन डी आपका क्या दिया है? दूध, जो कि फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, मोर सिंहासन का निर्माण यानी मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए दिया आपका शाहजहां, ऑप्शन बी दिया है जहांगीर, ऑप्शन सी दिया अकबर, और ऑप्शन डी दिया बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद का मयूर सिंहासन और मयूर सिंहासन की स्थापना किसने, लाल किले में किसने की थी? किसने किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। और इसने किसकी स्थापना की थी? तख्ते ताउस बनवाया। क्या? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस, इसमें क्या लगे थे? इसमें हीरे जड़े थे। ठीक, अगर पूछे इन्हें लूटकर कौन लेकर गया था? इन्हें लूटकर ले गया था आपके नादिर शाह ने। नादिर शाह कब लेकर गया था? तो 1739 में। अगर पूछे उसमें शासक कौन थे? 1739 में शासक कौन थे? तो उसमें शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला उसमें क्या थे? यहाँ के शासक थे, जब नादिर शाह ने तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था। ठीक, और अगर शाहजहां की बात करें, शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक था? शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आपका 1627 से 1658 तक इसका कार्यकाल था शाहजहां का। ठीक, और अगर हम नादिर शाह की बात करें, इसकी नादिर शाह क्या कहा जाता है? इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे? नादिर शाह को। ठीक, अगर पूछे नादिर शाह का सेनापति कौन था? नादिर शाह का सेनापति कौन था? तो नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह अब्दाली। इसका संबंध किससे है? किसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था? पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस
किसके बीच था? मराठों के बीच। मराठे, अगर कुछ मराठों तरफ से कौन थे तो मराठों तरफ कौन थे? सदाशिव राव। सदाशिव राव किसकी तरफ से? ये मराठी तरफ से लड़े थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? ऑप्शन ने दिया अफ्रीका में, ऑप्शन बी दिया यूरोप, ऑप्शन सी दिया अमेरिका, और ऑप्शन डी क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप में कौन सा घास सवाना घास के मैदान नहीं है? तो किस में नहीं है? ये आपके यूरोप में नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम और घास के मैदान की बात करें, जिससे पूछ ले आपसे पुछताछ, कौन सा? पुछताछ घास के मैदान कहाँ है? पुछताछ घास के मैदान कहाँ है? एक है आपका बुग्याल है, फिर आपका मर्ग, कौन सा? मर्ग है, एक है आपका वेल्ड, फिर आपका डाउन्स, कौन सा? डाउन्स, फिर आपका स्टेपीज, फिर इधर देख लेते हैं कुछ, जैसे हो गया आपका प्रेयरीज घास के मैदान, प्रेयरीज घास के मैदान, और है आपका पंपाज या पंपास, कौन सा? पंपास घास के मैदान, एक है आपका लानोस है, और एक है कंपोज। ठीक, अगर हम पूछे पुछताछ घास के मैदान कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? हंगरी में। कहाँ पर? हंगरी में। और है बुग्याल, ये क्या है? बुग्याल घास के मैदान और मर्ग, ये दोनों बातें कहाँ पर है? ये भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुग्याल और मर्ग। वेल्ड की बात करते हैं, वेल्ड से आपके अफ्रीका में, अफ्रीका। डाउन्स की बात है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान कौन सा है? डाउन्स। ठीक, और स्टेपिज की बात करें, स्टेपिज आपका यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया में घास पाए जाते हैं आपके स्टेपिज। ठीक, प्रेरीज की बात करें, प्रेरीज है आपके उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, और उत्तर अमेरिका में कौन सा है? प्रेरीज है। और उसके बाद है पंपास, लानोस और कंबोज। पंपास, लानोज और कंपोज, ये तीनों की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अमेरिका में कौन सा? पंपास, लानोस, कंबोज। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। पुछताछ कहाँ घर पाया जाता है? तो आपके हंगरी में, बुग्याल मर्ग भारत में, वेल्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया। ठीक, और प्रेरिज की बात करें तो उत्तर अमेरिका, पंपास, लानोस और कंपोज, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपिज क्या था? यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया। ठीक, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है? प्रथम राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है? यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? क्या था? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका पश्चिमी, ऑप्शन बी दिया है पूर्वी, ऑप्शन सी दिया है आपका दक्षिणी, और ऑप्शन डी दिया है उत्तरी। अगर हम पाल साम्राज्य की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? ये थे आपके गोपाल। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गोपाल। अगर इनकी राजधानी के बारे में बात करें, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी मुंगेर। की राजधानी क्या थी? मुंगेर। पाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर। इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके गोपाल। राजधानी मुंगेर। अगर इनके बारे में बात करें, किसके? गोपाल के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ओदंतपुरी मठ का निर्माण कराया था। किसकी? ओदंतपुरी मठ का निर्माण किसने कराया थे? आपके गोपाल। इनके बाद शासक कौन बने? शासक बने थे इनके बाद आपके धर्मपाल। कौन? धर्मपाल।
इनके बाद शासक कौन बने थे? ये बने थे आपके धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक। और धर्मपाल की उपाधि क्या क्या थी? तो इनकी उपाधि थी आपकी परम सौगात। परम सौगात। धर्मपाल की उपाधि क्या थी? परम सौगात और उत्तरापद स्वामी। उत्तरापद स्वामी, इनकी ये दो उपाधि थी। किसकी? धर्मपाल की, ठीक। अगर पूछे इनके बारे में तो इनके बारे में बताया है कि इन्होंने क्या किए थे आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और धर्मपाल क्या कहते हैं? किए थे आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय और सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? तो किए थे आपके धर्मपाल, ठीक। और पाल साम्राज्य की तरफ से इन्होंने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगर पूछे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके इधर थे आपके, जैसे इधर थे आपके गुर्जर। कौन थे? गुर्जर। और इधर थे आपके पाल। कौन थे? पाल। और इधर थे आपके चालुक्य। कौन थे? चालुक्य, चोल, ठीक। यहाँ पर था कन्नौज। और इन्हीं तीनों के बीच हुआ था आपके कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक। और अंतिम में जीत किसकी हुई थी? तो हुई थी आपके गुर्जर की। जीत किसकी हुई थी? तो हुई थी आपके गुर्जर की, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन था पाल साम्राज्य के किस हिस्से में से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके पूर्वी हिस्से से, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड से, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया था? पूर्वी हिस्से में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया 1982, ऑप्शन बी दिया 1972, ऑप्शन सी दिया 1992 और ऑप्शन डी दिया 1994। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो हुआ था आपका 1992, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन स्वेज नहर से जुड़े हैं? निम्न में से कौन स्वेज नहर से जुड़े हैं? ऑप्शन ए दिया आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी दिया ओमान की खाड़ी और लाल सागर, ऑप्शन सी दिया भूमध्य सागर और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन डी दिया है फारस की खाड़ी और अरब सागर। इसकी बात कर रहा है स्वेज नहर की। स्वेज नहर की इससे कौन कौन जुड़े? तो इससे जुड़े आपके भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? भारत के कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ऑप्शन ए दिया आपका 43, ऑप्शन बी दिया 53, ऑप्शन सी दिया 63 और ऑप्शन डी दिया है 33। तो किसकी बात है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने शहरों की आबादी लगभग 10 लाख से अधिक है? तो कितने शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है? लगभग है आपके 53 शहरों की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए दिया आपका कंचनजंगा, ऑप्शन बी दिया है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दिया जिंदागढ़ा और ऑप्शन डी दिया है अनामुदी। ऑप्शन डी दिया अनामुदी, ठीक। किसकी बात का? पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहले मतलब कहीं कहीं दिया महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन बी, लेकिन इसके अगर महेंद्रगिरी की ऊंचाई पूछे तो कितनी है? ये आपके 1506। और जिंदागढ़ा की बात करते हैं 1690 मीटर ऊंची है, ठीक।
यानी मतलब अगर से महेंद्रगिरी दिया रहता तो महेंद्रगिरी लगाता, लेकिन यहाँ पे जिंदा गढ़ा दिया तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जिंदा गढ़ा, जो कि 1690 मीटर है। ठीक, अगर से नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी। ठीक, लेकिन जब ये दिया रहेगा तो हमारा आंसर होगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, जिंदा गढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था। ऑप्शन ए दिया आपका वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी दिया है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी दिया है इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया है श्रीलंका। तो इसने पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए किसे हराया था, हराया था आपके वेस्ट इंडीज को। कब, 1983 में। ठीक, अगर पूछे फर्स्ट इसका फर्स्ट मतलब सेमीफाइनल किसके किसके बीच हुआ था, फर्स्ट सेमीफाइनल था आपका भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक, और सेकेंड इसका सेकेंड सेमीफाइनल किसके बीच हुआ था, तो हुआ था आपके वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच। पहले सेमीफाइनल में भारत ने 6 विकेट से जीता था और वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से, और इन दोनों के बीच क्या हुआ था, फाइनल मैच हुआ था। किस मैदान में हुआ था, हुआ था आपके लॉर्ड्स मैदान में। ठीक, और इसमें कौन विजयी रहा, तो इसमें विजयी रहा आपका भारत। ठीक, और हरा किसे था, वेस्ट इंडीज, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए दिया आपका सिंह विष्णु, ऑप्शन बी दिया महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी दिया नरसिंह वर्मन प्रथम और ऑप्शन डी दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे आपके सिंह विष्णु, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। किसकी बात कर रहा है, किस राज्य ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया पंजाब और ऑप्शन डी किया दिया हरियाणा। तो दही हांडी को खेल के रूप में किसने मान्यता दी है, तो दिया आपके कौन से सरकार, महाराष्ट्र ने। कौन से, महाराष्ट्र ने। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है, नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है। ऑप्शन ए दिया आपका गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी दिया चोल साम्राज्य, ऑप्शन सी दिया मौर्य साम्राज्य और ऑप्शन डी किया दिया है मराठा साम्राज्य। तो प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है, किससे मतलब प्रेरित है, तो आपके मराठा साम्राज्य से। किसको समर्पित है, तो आपके शिवाजी को, किसके, महाराज शिवाजी को। ठीक, छत्रपति शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी को समर्पित है, महाराज छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मेढक में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता है। मेढक में मतलब कौन सा भाग मेढक में नहीं होता है। ऑप्शन दिया आपका कड़पटल, ऑप्शन बी दिया है गर्दन, ऑप्शन सी दिया है पलक और ऑप्शन डी किया दिया है आँखें। तो मेढक में इसमें से कौन सा अनुपस्थित होता है, मतलब कौन सा पार्ट नहीं होता है। कड़पटल की बात करें यानी कान होता है, गर्दन की बात करें तो गर्दन, ये गर्दन। अगर ऑप्शन सी की बात करें अगर पलक की, तो वहाँ पे पलक भी होती है, मेढक को पलक भी होती हैं और आँखें भी होती है, हालांकि गर्दन नहीं होती, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका शुष्क सेल के द्वारा, ऑप्शन बी दिया क्लांचे सेल के द्वारा, ऑप्शन सी दिया वोल्टिक सेल के द्वारा और ऑप्शन डी दिया फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा
परिवर्तित किया जाता है। तो किया जाता है आपका फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। ये क्या होते हैं? ये आपके अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक होते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को सीधे मतलब प्रकाश ऊर्जा को सीधे किसमें बदलते हैं? ये बदलते हैं आपके विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।